Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. In this video, we will discuss about chapter number 24 of Income Tax Assessment Procedure. So इस चैप्टर के अंदर असेसमेंट प्रोसीजर को रीड करने से पहले हम रीड करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न. So let's get started. First we will discuss about belated return. What is the meaning of belated return? जब आपकी रिटर्न टाइम पर फर्निश नहीं की जाती, जो भी आपका वॉलंटरी आईटीआर फिल करने की कंडीशन में या फिर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की कंडीशन के अंदर, जब विद इन टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी आईटीआर को फिल नहीं करते, लेकिन आप वो आईटीआर असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से पहले फिल कर देते हो, तो उस रिटर्न को हम क्या कहेंगे? बिलेटेड रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल, आपकी आईटीआर के लिए टाइम लिमिट है 31 ऑफ जुलाई, लेकिन आप 31 अगस्त को आईटीआर फिल करते हो, तो उस कंडीशन में आपकी आईटीआर क्या मानी जाएगी? बिलेटेड आईटीआर कंसीडर की जाएगी. देन सेकंड इज रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम? देखिए, जब कोई एसएससी अपनी इनकम टैक्स पर्टिकुलर्स को अपनी रिटर्न के अंदर लिखता है, लेकिन उस रिटर्न के अंदर वो कुछ पर्टिकुलर्स को लिखना या तो भूल जाता है, या फिर जो भी उसने डिटेल दी है अपनी इनकम से रिलेटेड, उनके अंदर कुछ गलती हो गई है, तो इस तरीके की रिटर्न के अंदर उस मिस्टेक को ठीक करना, कब तक ठीक करेंगे हम? बिफोर असेसमेंट इज कंप्लीटेड. मान लीजिए आपने आईटीआर वॉलंटरी फिल कर दी एडवांस के अंदर 31 ऑफ जून को, लेकिन आपकी असेसमेंट कब होनी थी? 31 ऑफ जुलाई को. सो इस कंडीशन के अंदर 31 जून को जब आपने अपनी आईटीआर फिल की, तो 15 जुलाई को आपको पता लगा कि आपने जो पर्टिकुलर्स इसके अंदर डाले हैं उनमें कुछ गलती है, तो 31 ऑफ जुलाई से पहले अगर आप उस गलती को ठीक कर देते हो, तो आपकी रिटर्न क्या मानी जाएगी? रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम मानी जाएगी. लेकिन इस तरीके की गलती को ठीक करने की आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं. क्या कंडीशंस है आपकी? कि आपने जो रिटर्न फिल की है वो क्या होनी चाहिए? वॉलंटरी होनी चाहिए. आपकी बिलेटेड रिटर्न की कंडीशन के अंदर आप अगर कोई गलती करते हो तो उसके लिए आपको पेनल्टीज फेस करनी पड़ती है, आप उसको रिवाइज्ड नहीं कर सकते. देन सेकंड इज कि आपने जो भी ओमिशन की है, यानी कि जो भी आपसे भूल हुई है या आपने जो भी गलत स्टेटमेंट दी है, वो आपने जानबूझकर नहीं दी हो. तो ये हो गई आपकी रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम. होप दिस इज क्लियर. देन थर्ड इज डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम. डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर एसएससी को टैक्स असेसमेंट तक पता नहीं लगता कि उसने जो भी पर्टिकुलर्स मेंशन किए हैं अपने आईटीआर के अंदर वो गलत हैं. तो जब आपके असेसिंग ऑफिसर को पता लगता है कि आपने जो इनकम की रिटर्न फर्निश की है वो क्या है? डिफेक्टिव है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका एसएससी आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, क्या? रेक्टिफाई करने के लिए अपनी गलती को. और वो टाइम पीरियड आपका कितना होगा? 15 डेज का, कि 15 दिन का टाइम आपको आपका असेसिंग ऑफिसर देगा कि आप इन 15 दिन के अंदर जो भी आपने अपनी आईटीआर के अंदर गलती की है उनको ठीक कर सकते हैं. ये टाइम पीरियड आपका आपके असेसिंग ऑफिसर की सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है. लेकिन इस 15 दिन के अंदर भी अगर एसएससी अपनी गलती को, यानी कि अपनी आईटीआर के अंदर जो भी उसने पर्टिकुलर्स दिए हैं उनको रेक्टिफाई नहीं कर पाता, तो उसकी जो भी आईटीआर है उसको वॉइड मान लिया जाता है, और ऐसा माना जाएगा कि उसने कोई आईटीआर फिल ही नहीं की हो.
तो ये आपकी क्या होगी, डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम होगी। सब ये देखना होगा कि किस किस कंडीशन के अंदर आपकी आईटीआर के अंदर ये माना जाएगा कि वो डिफेक्टिव है। सो फर्स्ट है आपका कि अगर आपने कोई भी एनेक्स्चर स्टेटमेंट या फिर कॉलम जो कि आपके रिटर्न से रिलेटेड हैं उनको या तो गलत फिल किया है या फिर उनको ब्लैंक छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में आपकी आईटीआर क्या होगी, डिफेक्टिव कंसीडर की जाएगी। देन सेकंड कि अगर आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स बनता था या फिर कोई इंटरेस्ट बनता था और उस इंटरेस्ट को आपने क्या नहीं किया, अपनी आईटीआर के अंदर मेंशन नहीं किया, तो उसको भी हम डिफेक्टिव आईटीआर के अंदर ट्रीट करेंगे। जिस बेस के ऊपर आपने अपनी आईटीआर के अंदर इनकम को मेंशन किया है, लेकिन उस इनकम और जिस बेस के ऊपर आपने टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया है, दोनों अलग अलग हैं। यानी कि इनकम को मेंशन करने का आपका अलग मेथड है और टैक्स को कैलकुलेट करने का आपका अलग मेथड है। तो उस कंडीशन के अंदर भी आपकी आईटीआर क्या मानी जाएगी, डिफेक्टिव मानी जाएगी। द नेक्स्ट इज कि अगर आपने अपनी आईटीआर को ऑडिट नहीं कराया, आप सेक्शन 44A(b) के अंदर आ रहे हो और आपने अपनी आईटीआर को ऑडिट नहीं कराया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपकी आईटीआर क्या मानी जाती है, डिफेक्टिव मानी जाएगी। देन नेक्स्ट कि अगर किसी असेसी की अर्न इनकम के अंदर कोई टीडीएस की अमाउंट है या फिर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की अमाउंट है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है या फिर टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट है, ये सभी क्या है आपकी किसी आईटीआर के अंदर हैं, लेकिन उसके अंदर आपके जो पे किया गया टैक्स है उसका कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि आपने टीडीएस और टीसीएस के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने कितना टीडीएस पे किया या फिर आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया है सोर्स से। अगर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की है उसका भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, या फिर आपने सेल्फ असेसमेंट की है उसका भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर आपकी जो आईटीआर है वो डिफेक्टिव ट्रीट की जाएगी। लेकिन आपकी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर आपके पास अगर टीडीएस या फिर टीसीएस से रिलेटेड कोई प्रूफ ना होने पर भी आपकी आईटीआर को डिफेक्टिव नहीं माना जाता। तो वो कौन कौन से आपके कंडीशंस हैं। फर्स्ट कि जब आपने टीडीएस पे किया या फिर आपने टैक्स को कलेक्ट किया, उस टाइम पर आपको कोई प्रूफ मिला ही नहीं था, तो आप टैक्स अथॉरिटी को किस तरीके से प्रूफ दे पाओगे। सो उस कंडीशन में आपकी जो आईटीआर है उसको डिफेक्टिव ट्रीट नहीं किया जाएगा। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ था और आप असेसिंग ऑफिसर को कहते हो कि मैं इस इनकम के लिए 2 ईयर के अंदर अंदर कोई प्रूफ सबमिट कराने के लिए रेडी हूँ, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपकी जो आईटीआर है उसको डिफेक्टिव नहीं माना जाता। देन नेक्स्ट आपका अगर आपका एसएससी रेगुलर रूप से अपने जो अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन रखता है, लेकिन उन अकाउंट्स की कोई भी कॉपी उसने अपने आईटीआर के अंदर फिल या फिर सबमिट नहीं की है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपकी आईटीआर क्या मानी जाएगी, डिफेक्टिव मानी जाएगी। कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स है जो लगाए जाने चाहिए आईटीआर के साथ। अगर कोई पर्सन कोई सी बिजनेस को रन कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर एक्सपेंडिचर अकाउंट, एनी सिमिलर अकाउंट और बैलेंस शीट। कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट को ज़रूर उस आईटीआर के साथ उसकी कॉपी लगाकर सबमिट कराई जानी चाहिए। देन दूसरी कंडीशन के अंदर कि अगर कोई सिंगल किसी का बिजनेस है तो उस कंडीशन सोल प्रोप्राइटरशिप है,
तो उस कंडीशन के अंदर आपके जो प्रोपराइटर यानी कि जो ओनर है उस बिजनेस के, उसका जो पर्सनल अकाउंट है उसकी कॉपी, और अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो उन सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की कॉपी को भी आपके आईटीआर के साथ लगाया जाना चाहिए। उसी कंडीशन में आपके आईटीआर को कंप्लीट माना जाएगा। देन नेक्स्ट कि अगर आपका आईटीआर कंपल्सरी है ऑडिट कराने के लिए, लेकिन आपने ये जानते हुए भी अपने आईटीआर को ऑडिट नहीं कराया, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपकी जो आईटीआर है वो डिफेक्टिव ट्रीट की जाती है। देन लास्ट इज कि आपके जो पर्सन रेगुलर रूप से अपने बिजनेस की कोई अकाउंट्स नहीं रखते, उस कंडीशन के अंदर उनको कौन से अपने अकाउंट्स या फिर कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे अपने आईटीआर को कंप्लीट करने के लिए। तो उस कंडीशन के अंदर उसको अपनी जो टोटल रिवेन्यू है या फिर जो उसकी ग्रोस रिसीट है उससे रिलेटेड कोई प्रूफ, या फिर अपने P&L अकाउंट का कोई नेट प्रॉफिट जिसकी उसने कहीं भी कोई भी क्लैरिफिकेशन दिखाई जा सकती है उसके बिजनेस से, कोई प्रूफ उसके पास हो कि उसने क्या किया है इस टाइम पीरियड के अंदर इतना प्रॉफिट अर्न किया है। सो ये सभी आपके क्या हैं, एक बी रिलेटेड नहीं, आपके एक डिफेक्टिव आईटीआर के क्या हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिनको एक एसएससी को ज़रूर फॉलो करना चाहिए जब वो अपने आईटीआर फिल करता है। अगर वो इन सभी प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता तो उसकी आईटीआर डिफेक्टिव ट्रीट की जाती है। नेक्स्ट आपका कहा गया कि एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग, कि आपके कुछ ऐसे पर्सन है जिनको अगर आपकी टैक्स अथॉरिटी एग्जाम्प्ट कर दे, जैसे आपके सुपर सीनियर सिटीजन है या फिर आपके जो स्पेशल एबल्ड पर्सन है, उनको अगर गवर्नमेंट मेंशन कर देती है तो उन पर्सन को अपने आईटीआर के अंदर इन सभी प्रोविजंस को फॉलो करने की नीड नहीं होती। देन नेक्स्ट कि एडिशनल डिटेल्स टू बी फर्निश्ड बाय पर्सन हु इज फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 191, कौन कौन से आपके एडिशनल पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। तो आपके जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपके गवर्नमेंट की रूल्स और गवर्नमेंट की ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऑर्डर्स देती है किसी स्पेसिफाई ग्रुप ऑफ एसएससी को कि उसको क्या करने हैं, अपनी आईटीआर के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने हैं। तो वो क्या है आपके कि अगर आपकी अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट है तो उस कंडीशन के अंदर आपको अपने जितने भी ट्रांजैक्शन है उसका प्रूफ देना कंपलसरी होता है। या फिर आपके अकाउंट्स के अंदर 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप क्या करते हो, यूज़ करते हो किसके लिए, ट्रैवल फॉर फॉरेन कंट्री। अगर आप फॉरेन कंट्री के अंदर 2 लाख रुपए से ज़्यादा के कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपनी आईटीआर के साथ तो उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को फिल करना कंपलसरी होता है। या फिर आपका किसी टाइम पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस उन डॉक्यूमेंट्स को फिल करना होगा। नेक्स्ट स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, कि आपकी जो आईटीआर है उनको कौन फिल कर सकता है और उस आईटीआर को ठीक फिल किया गया है या नहीं किया गया, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए आपकी गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफाई ग्रुप या फिर पीपल ऑफ ग्रुप के लिए क्या करती है, कोई ऐसी स्कीम बना सकती है, कोई ऐसा प्लान बना सकती है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती हैं, अपनी आईटीआर खुद तैयार कर सकते हैं और उसको सबमिट करा सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका कि आपके हर एक एसएससी को उस आईटीआर को प्रिपेयर करने के लिए उसने जिस भी पर्सन की हेल्प ली है उसको अपनी
आईटीआर के अंदर मेंशन करना होगा। अगर उसने किसी ऑडिटर की, सीए की हेल्प ली है तो उस सीए के नाम को उसे अपनी आईटीआर के अंदर मेंशन करना कंपलसरी होता है। अब आपकी बात आती है कि ये स्पेसिफाई क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन क्या है। देखिए, ये आपके कोई भी क्लास और पर्सन हो सकते हैं, आपकी कंपनी को छोड़कर कोई भी पर्सन इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। वो आपके ऑल ओवर सीबीडीटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी स्पेसिफाई क्लास के अंदर किन किन पर्सन्स को ऐड करते हैं। देन नेक्स्ट, कि आपकी जो आईटीआर है वो किस किस पर्सन द्वारा वेरीफाई की जा सकती है। सो फर्स्ट, एक इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल अपनी जो आईटीआर फिल करता है उसको कौन वेरीफाई कर सकता है, वो पर्सन खुद जिसने आईटीआर बनाई है। लेकिन अगर वो पर्सन इंडिया से बाहर रहता है तो उस कंडीशन के अंदर वो जिस पर्सन को ऑथोराइज करता है, यानी कि अपनी प्रॉक्सी के रूप में जिस पर्सन को सिलेक्ट करता है, वो पर्सन क्या करेगा, उस आईटीआर को वेरीफाई करता है कि मैंने इस आईटीआर के अंदर जो भी इनकम या फिर जो भी पर्टिकुलर्स दी हैं वो एकदम ठीक हैं। देन नेक्स्ट आपका, कि अगर आपका इंडिविजुअल क्या है, मेंटली डिसेबल्ड है, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपका गार्डियन है या फिर जो अदर पर्सन जो एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा करने के लिए क्या होगा, लाइबल होगा, वो उस इंडिविजुअल की आईटीआर को वेरीफाई करेगा। एंड लास्ट क्या है आपका, कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी रीजन से कॉन्ट्रैक्ट करने की सिचुएशन में नहीं है, सो उस कंडीशन के अंदर उसकी आईटीआर को कोई अथोराइज्ड पर्सन क्या कर सकता है, उसके बिहाफ पर वेरीफाई कर सकता है। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, वेरीफाई करने का मतलब है कि जो भी आपकी आईटीआर के अंदर इनकम दी हुई है, जो भी डिडक्शंस दी गई हैं या फिर जो भी एग्जम्पशंस दी गई हैं, वो उस इंडिविजुअल ने अच्छे तरीके से चेक करके और उसके अकॉर्डिंग वो आईटीआर क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसा क्या होगा, वेरिफिकेशन कहा जाएगा किसका, आईटीआर का। देन नेक्स्ट क्या है आपकी, कि जो एचयूएफ की कंडीशन में है उस कंडीशन के अंदर आपकी आईटीआर को कौन वेरीफाई कर सकता है। फर्स्ट आपका कर्ता या फिर कोई भी पर्सन, अगर कर्ता अब्सेंट है इंडिया के अंदर या फिर वो मेंटली क्या हो सकता है, डिसेबल्ड, या तो वो पागल हो चुका है या फिर वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं बची है सोचने समझने की, तो उस कंडीशन के अंदर कौन करेगा, आपका अडल्ट। उसके बाद जो भी सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा फैमिली का, वो उस आईटीआर को वेरीफाई करेगा। कंपनी की कंडीशन में आपके मैनेजिंग डायरेक्टर करेंगे आईटीआर को वेरीफाई, लेकिन किसी रीज़न से अगर मैनेजिंग डायरेक्टर उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो आपके डायरेक्टर भी उस आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। देन लास्ट की फर्म की कंडीशन के अंदर आपके जो मैनेजिंग पार्टनर हैं, यानी कि जो पार्टनर रेगुलरली आपकी फर्म की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, वो पार्टनर आपकी आईटीआर को वेरीफाई करने का राइट रखते हैं। लेकिन किसी कंडीशन के अंदर आपके अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आपके दूसरे पार्टनर भी उस आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई माइनर पार्टनर उस आईटीआर को वेरीफाई करने का राइट नहीं रखता। नेक्स्ट आपका, कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की कंडीशन में जिस भी पर्सन को डेजिग्नेट कर दिया जाता है, जिस भी पर्सन को सिलेक्ट कर दिया जाता है, वो पर्सन आपका आईटीआर को वेरीफाई करने का राइट रखता है। लोकल अथॉरिटी की कंडीशन में आपका जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो, एंड पॉलिटिकल पार्टी की कंडीशन में आपका जो सेक्रेटरी है वो। देन एनी एसोसिएशन के अंदर जो भी आपका प्रिंसिपल यानी कि जो उसका मेन ऑफिसर होगा किसी भी कंडीशन के अंदर, वो उसको क्या करेगा, राइट रखता है आईटीआर को वेरीफाई करने का। लास्ट आपका एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन की कंडीशन के अंदर, एनी अदर पर्सन के अंदर किन सभी अबो कंडीशन के अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसका जो भी मैनेजिंग या फिर जो मेन ऑफिसर है वो उस आईटीआर को वेरीफाई करने का राइट रखता है। So this is all about your today's topic. Hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and thank you for watching the video.